फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज इस वीडियो में हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बताता है कि मैनर ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटिटी क्या है, यानी कि कंपनी में कितने ओनर है, 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है या 1,00,000 है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे फैक्टर भी होते हैं जिनके बेसिस पर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड होता है, लेकिन जो मेन गाइडिंग फैक्टर है वो होता है ओनरशिप स्ट्रक्चर। इंडिया में डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्लब, ट्रस्ट एटसेट्रा। इन सब में कुछ कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि जिसे नॉर्मल केस में कंपनी कहा जाता है, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। इट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस फॉर प्रॉफिट विथ कॉमन कैपिटल। यानी कि कंपनी क्या होता है, इसमें कई सारे लोग एक साथ मिलके इकट्ठा होकर एक बिजनेस करने के लिए, जिसमें कि प्रॉफिट कमाना पर्पस होता है, जो है इकट्ठा अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए कंपनीज एक्ट के अंडर में जो प्रोसेस बताई गई है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप अगर एंटिटी एस्टैब्लिश करनी हो तो उसके लिए किसी भी तरह की लीगल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। द जॉइंट ओनरशिप इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल। यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, शेयर्स एंड ट्रांसफरेबल। शेयर्स वर्ड जो है वो यूज किया जाता है हर एक व्यक्ति जो कि कंपनी में पार्ट ओनर है, थोड़ा सभी की ओनरशिप होती है, तो हर एक व्यक्ति का जो हिस्सा कंपनी में है ओनरशिप में, उसे शेयर वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि अगर मैं किसी XYZ लिमिटेड कंपनी में ओनर हूं तो ये कहा जाएगा कि आई हैव अ शेयर इन ओनरशिप ऑफ XYZ लिमिटेड। जो दूसरा वर्ड है ट्रांसफरेबल, इसका मतलब ये होता है कि मैं XYZ लिमिटेड में जो मेरा शेयर है उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति को जब चाहे ट्रांसफर कर सकता हूं। दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर इन ओनरशिप होता है वो इतनी आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं होता है। दिस फॉर्म इमर्ज्ड आउट ऑफ लिमिट्स ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि अगर मुझे कोई एक छोटा सा बिजनेस करना है जिसमें कुछ रुपयों की जरूरत है, वो रुपए मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूं, अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू करता हूं, अपने पैसे लगाता हूं और उस पैसों से बिजनेस करता हूं। अब अगर मेरा ये बिजनेस ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि मैं इसे और ज्यादा बड़ा कर सकता हूं, तो मुझे और पैसों की जरूरत होगी बिजनेस में लगाने के लिए। अगर मेरे पास वो पैसे नहीं है तो उसके लिए नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मैं यूज कर सकता हूं वो है पार्टनरशिप। यानी कि मैं अपने आसपास के कुछ लोगों को, अपने रिलेटिव्स को मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा एक बिजनेस चला रहा हूं जिसे मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, तो मुझे पैसों की जरूरत है। अगर उन्हें मेरे बिजनेस में भरोसा है तो वो इस बिजनेस में पार्टनर बनेंगे, यानी कि को ओनर बनेंगे, तो मल्टीपल ओनर हो जाएंगे और फिर वो बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अगर वो बिजनेस और ज्यादा आगे हम बढ़ाना चाहते हैं और इतने रुपयों की जरूरत है कि जितने भी पार्टनर्स है वो भी मिलकर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और ये जरूरत लगती है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों से बहुत रुपए लेने की जरूरत पड़ेगी, तो पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी लिमिट ये आ जाती है कि उसमें 20 से ज्यादा पार्टनर
नहीं हो सकते हैं। तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे सूटेबल होता है, जिसमें हजारों या लाखों लोगों को जो है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिसने ये बिजनेस शुरू किया है उसे दूसरे लोगों से वो पैसा इकट्ठा करके बिजनेस को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हम कंपनी के कुछ फीचर समझ लें। जैसा कि हमने बात की, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। अब सेपरेट एंटिटी होने का क्या मतलब है? इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मान लीजिए कि मेहता ब्रदर्स, जिसके ओनर है संजय मेहता, अगर संजय मेहता को उस मेहता ब्रदर्स के बिजनेस के संबंध में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई केस करने की जरूरत पड़ती है, या कोई व्यक्ति मेहता ब्रदर्स फर्म के ऊपर केस करना चाहता है, तो वो मेहता ब्रदर्स के नाम पे केस नहीं करेगा, उसे संजय मेहता के ऊपर केस करना होगा, या संजय मेहता को अपने नाम से केस करना होगा, क्योंकि मेहता ब्रदर्स की सेपरेट कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तो उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, यानी कि एबीसी लिमिटेड खुद किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने नाम से कोई केस कर सकती है, और उसके ऊपर भी कोई किसी को केस करना है तो वो एबीसी कंपनी के नाम पर कर सकते हैं। यहां यह भी इंपॉर्टेंट है समझना कि जब एबीसी लिमिटेड की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, तो जब कोर्ट केस की बात आती है तो एबीसी लिमिटेड ओनर के ऊपर भी केस कर सकती है, और ओनर जो है वो एबीसी लिमिटेड के ऊपर भी केस कर सकते हैं। सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट एक्ट्स थ्रू एजेंट्स और मैनेजमेंट। क्योंकि अब यहां पे इसका अलग सेपरेट लीगल एंटिटी तो बन गई, लेकिन फिजिकली कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो कंपनी जो है मैनेजमेंट के थ्रू चलाई जाती है। जो बिजनेस है वो मैनेजमेंट चलाता है। द मैनेजमेंट मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अंडर द सील ऑफ द कंपनी। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो जो भी काम करता है बिजनेस के कंटेक्स्ट में, वो कंपनी के बिहाफ पे करता है, और कंपनी की एक अपनी सील होती है। तो जो भी मैनेजमेंट का या कंपनी का डिसीजन है वो उस सील से रिप्रेजेंट होता है। ओनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस कॉल्ड शेयर होल्डर्स। तो जैसा हमने देखा कि हर एक ओनर का कंपनी में शेयर होता है, तो ओनर को शेयर होल्डर कहा जाता है। ओनर कैन नॉट क्लेम राइट ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन। एक सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर एंटिटी के पास कोई फर्नीचर है या कोई मशीनरी है, तो ओनर जाके वहां पे ये बोल सकता है कि ये मेरी मशीन है, ये मेरा फर्नीचर है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, मैं आज बेच दूंगा। लेकिन कंपनी में जो ओनर्स होते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका कंपनी की एसेट के ऊपर कोई क्लेम नहीं होता। ओनर जो है वो कंपनी में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा इस कंपनी में 1 लाख रुपए का जो है मैं शेयर होल्डर हूं, तो ये जो 1 लाख रुपए की चेयर्स हैं ये मेरी है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी के डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट लेता है, जो कि ओनर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन ओनर, एक इंडिविजुअल ओनर जो है, खुद कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। उसे डिवाइड करने की जो 2 मेन कैटेगरी है वो है मैनर ऑफ फॉर्मेशन और लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मैनर ऑफ फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कंपनी को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड कंपनी। जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हैं उसके हिसाब से कंपनी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड,
वन पर्सन कंपनी इस तरह से हो सकती है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जो स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी है उसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, यानी कि वो कंपनी जिसे किसी लॉ के अंडर में एस्टैब्लिश किया गया है। ये जो लॉ है वो कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या कंट्री की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पार्लियामेंट इंडिया के केस में वो पास करती है, और उस लॉ के अंडर में किसी एक कंपनी की स्थापना की जाती है। हमारे यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, LIC ऑफ इंडिया, NHAI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए अलग एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था और उस एक्ट के अंडर में ये एस्टैब्लिश की गई, इसलिए इन्हें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। ऐसी कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट के लिए कुछ स्पेशल रूल्स जो हैं उस एक्ट में डाले जाते हैं। बाकी जनरली ज्यादातर मैनेजमेंट के लिए जो कंपनीज एक्ट है उसके रूल ही अप्लाई किए जाते हैं। A registered company is one which has been established in accordance with the process under Companies Act। यानी कि जैसा हमने बात की, कंपनीज एक्ट में कंपनी को रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से जो कंपनी एस्टैब्लिश होती है उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड हैंस कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऐसी कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर होती है, इसीलिए इन्हें रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। और कई बार कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होती हैं वो बाद में आगे जाकर रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी है जो आपको समझना होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स a company which has minimum paid up capital of 1 लाख रुपए, यानी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जिसकी 1 लाख रुपए हो, restricts the right to transfer its shares, यानी कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के जो नियम है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, यानी कि 50 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते। मेंबर और शेयर होल्डर यहाँ पे एक ही मीनिंग है। Prohibit any invitation to public to subscribe for any shares in or debentures of the company, यानी कि उस कंपनी के शेयर और डिबेंचर में को सब्सक्राइब करने के लिए वो पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, और जो है वो अगर उन्हें कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो वो सिर्फ मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव से ले सकते हैं। तो ये जितनी भी कंडीशंस जो हैं, इन कंडीशंस के साथ अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। कैसे ये कंडीशंस जो लगाई जाती है उसके बारे में हम आगे समझेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? अ कंपनी विच डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो 5 तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जिस कंपनी में नहीं होते हैं उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, और उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है। प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज करती है। अब यह सवाल आता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स या दूसरे एस्पेक्ट पे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होते हैं, तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों एस्टैब्लिश करेगा? तो उसका जवाब ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूंकि उसमें कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट होता है तो उसके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट के अंडर कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसे कम जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी पड़ती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है खूब सारी जानकारी इकट्ठी करता है
और उसके कामकाज के ऊपर बहुत सारे नियम या रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। इसीलिए अगर किसी को कम पैसे में कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, कम पैसों की ज़रूरत है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, और जिसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जो कि बहुत सारे लोगों से इकट्ठे करने हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है। 1 पर्सन कंपनी, यानी कि कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज मेंबर और ओनर। इसमें कुछ कंडीशंस है। ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन and resident in India can form 1 person company. It cannot carry out non-banking financial investment activity. इसकी शेयर कैपिटल है कैन नॉट बी मोर देन 50 लाख, और जो एनुअल टर्नओवर है कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का फायदा लेना चाहता है लेकिन ज्यादा लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं करना चाहता है, तो he can establish 1 person company. फिर आता है अगला टाइप, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस तरह की कंपनी में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट। यानी कि वो ये गारंटी देते हैं कि ये कंपनी जब बंद होगी और अगर इसकी एसेट्स इसकी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए पूरी नहीं होगी, तो एक्स अमाउंट जो है हम कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह की गारंटी जो है मेंबर्स देते हैं, इसीलिए इसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। जो गारंटी का जो भी क्लॉज होता है वो तभी यूज किया जाता है जब कंपनी बंद की जा रही है, यानी कि वाइंडिंग अप हो रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, यानी कि इस तरह की कंपनी में जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो शेयर से भी लिमिटेड हो सकती है और गारंटी से भी लिमिटेड हो सकती है। यहाँ पे शेयर से लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं तो मेरी लायबिलिटी है कंपनी को 1 लाख रुपए देना, उससे ज्यादा 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगा। तो हर एक ओनर, हर एक शेयर होल्डर, उसने जितने भी शेयर्स कंपनी से लिए हैं उसकी लायबिलिटी होगी उन शेयर्स का पैसा कंपनी को देना। और अगर कभी भी कंपनी बंद की जा रही है और कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो कंपनी के ओनर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है वो जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है उसको पे करने की। एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर उस फर्म की लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो उन लायबिलिटी को पे करने के लिए जो ओनर की पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी बेच के लायबिलिटी चुकानी जरूरी है। लेकिन कंपनी में जो ओनर है उसकी पर्सनल एसेट कंपनी की लायबिलिटी चुकाने के लिए नहीं यूज की जा सकती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, तो उस केस में ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, इफ एसेट्स ऑफ कंपनी आर नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट्स, पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर्स कैन बी यूज्ड टू पे डेट्स ऑफ द कंपनी। हालांकि इस तरह की अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी का प्रोविजन इंडिया में है, लेकिन इस तरह की कंपनी जनरली नहीं एस्टेब्लिश की जाती है क्योंकि उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम जानते हैं कि कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी कि कंपनी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। 1 or more persons may float the idea to form a company. They are called promoters. यानी कि जो लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो उन्हें प्रमोटर कहते हैं। दे डू ऑल द फॉर्मेलिटीज टू फॉर्म द कंपनी एंड डिसाइड टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स इनिशियली, यानी वही सारी फॉर्मेलिटी करके कंपनी के इनिशियल मेंबर या शेयर होल्डर बनते हैं। और जो प्रोसीजर है कंपनी को रजिस्टर करने की, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है
प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये बेसिकली कंपनी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो कंपनी जो एस्टैब्लिश हो रही है वो क्या करेगी, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉज होते हैं। पहला नेम क्लॉज, यानी कि कंपनी का नाम क्या होगा, फिर कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगी, फिर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, यानी कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है, और कोई भी कंपनी वो बिजनेस नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है। लायबिलिटी क्लॉज, यानी कि कंपनी की के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी। हमने पीछे देखा कि लायबिलिटी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड हो सकती है। एक क्लॉज होता है शेयर कैपिटल क्लॉज, यानी कि अगर लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है तो कंपनी की कुल शेयर कैपिटल कितनी होगी, और जितनी शेयर कैपिटल यहां पे लिखी जाती है उतनी ही शेयर कैपिटल कंपनी लोगों को इश्यू कर सकती है। और लास्ट में एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाले जो इनिशियल मेंबर हैं वो एक डिक्लेरेशन देकर साइन करते हैं। तो जो कंपनी का मेन स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। जो सेकेंड स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी एस्टेब्लिश की जा रही है उसको मैनेज करने के क्या रूल होंगे, वो रूल्स डिटेल में लिखे जाते हैं। यहां पे ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट वायलेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट वायलेट कंपनीज एक्ट, यानी कि जो कंपनीज एक्ट के रूल हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो नियम या रूल बनाए गए हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर ही बन सकते हैं, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें मैनेजमेंट के जो रूल बनाए जाते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में ही बनेंगे। और एक बार कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उसे एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करता है उस दिन उस कंपनी का जन्म माना जाता है, उस दिन वो कंपनी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब किसी एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप में, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उसे एस्टैब्लिश करने की कोई अलग प्रोसीजर नहीं होती है, तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी जब चाहे फर्म एस्टैब्लिश करके अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे एस्टैब्लिश होने के लिए भी प्रोसेस करनी पड़ती है, और उसके बाद रजिस्टर होने के बाद भी बिजनेस शुरू करने के लिए और कुछ एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एडिशनली कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार वो रजिस्टर हो गई तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसे एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये डॉक्यूमेंट दिखते कैसे हैं। यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। जो कंटेंट पेज है उसमें आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग क्लॉज हैं। नेम ऑफ द कंपनी,
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, मेन ऑब्जेक्ट्स, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, फिर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और लास्ट में सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो डिक्लेरेशन वाला क्लॉज है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग जो है एस्पेक्ट है कंपनी के ऑपरेशंस के, उसके बारे में रूल बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर वारंट्स के बारे में, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स के बारे में, जनरल मीटिंग्स के क्या रूल रहेंगे, जो मैनेजरियल पर्सोनल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके बारे में जो भी नियम बनाने होते हैं कि वो कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि मीटिंग जो होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसके संबंध में रूल, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में रूल, सेक्रेटरी के बारे में रूल, डिविडेंड के नियम। तो इस तरह से कंपनी के वर्किंग से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब के रूल जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। ये इस तरह से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो इशू करता है, और ये होता है सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो किसी भी पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो सैंपल है आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इससे आपको ये आइडिया आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया, उसके बाद कंपनी को कैपिटल यानी कि पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ अब मैक्सिमम 50 मेंबर्स या शेयर होल्डर हो सकते हैं, वो उन लिमिटेड लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, जबकि पब्लिक कंपनी है हजारों इंडिविजुअल लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। अब कंपनी चलाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना होता है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक ओनरशिप में हिस्सा लोगों को देकर, जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल, और दूसरा है उधार से यानी कि डेट या लोन से। जो शेयर कैपिटल है वो रेज करने के लिए दो मेन तरीके हैं, यानी कि दो तरह की शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है। पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स। ये जो शेयर के ओनर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड मैक्सिमम रिस्क उठाते हैं, और उन्हें ही जो है कंपनी के बिजनेस में से जो प्रॉफिट होता है उसमें से मैक्सिमम रिटर्न भी मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी एक तरह की इक्विटी कैपिटल है, लेकिन वो इक्विटी शेयर से थोड़ा सा अलग उस तरह से है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड मिलता है, और जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाया जाता है, और उसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, जैसे शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि कुछ शेयर हैं जिन्हें कम वोट का अधिकार होता है कंपनी की मीटिंग्स में जहां डिसीजन लिए जाते हैं, और कुछ शेयर्स होते हैं जिनके पास वोट करने का ज्यादा अधिकार होता है। तो ऐसे शेयर्स भी इश्यू किए जा सकते हैं। फिर आप कुछ शब्द सुनेंगे GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, और या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ADR। तो जब इंडियन कंपनी अपने शेयर्स US या किसी और कंपनी में इशू करती है तो उसे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से इशू नहीं किया जाता है, उन्हें अमेरिका अगर है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, या दूसरी कंट्री में अगर है तो GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के नाम से इशू किया जाता है। उसके अलावा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स IDR भी हो सकता है। ये जो है इशू किया जाता है बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। और जो लोन कैपिटल या डेट कैपिटल है उसके लिए कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, यानी कि कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है
ये कहकर कि वो कुछ सालों के लिए लोन ले रही है जिसके ऊपर फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट दिया जाता है और कुछ सालों बाद जो है डिबेंचर का पैसा कंपनी लोगों को लौटा देती है, जिसे डिबेंचर रिडेम्पशन कहा जाता है। जो कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल है इनके बारे में हम जानते हैं कि जो शेयर कैपिटल है उसके अलग अलग लेवल्स या कैटेगरीज होती है। सबसे पहला होता है ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। जैसा कि हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है शेयर कैपिटल का, जिसमें ये लिखा जाता है उस कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, और उस शेयर कैपिटल को कहा जाता है ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। नेक्स्ट लेवल होता है इश्यूड कैपिटल, यानी कि अगर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू करे। कंपनी चाहे तो 1 लाख रुपए तक के कितने भी शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो अगर कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि 1 लाख की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से 80,000 के शेयर्स इश्यू करने हैं तो 80,000 हो जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट लेवल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो कंपनी ने जो 80,000 की शेयर कैपिटल इश्यू की उसमें कितनी शेयर कैपिटल के लिए लोगों ने अप्लाई किया या कितने अमाउंट के शेयर्स लोगों ने लिए, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। वैसे जनरली इश्यूड और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लगभग सेम होती है, फिर भी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इश्यूड शेयर कैपिटल से कम हो सकती है। नेक्स्ट लेवल है पेड अप कैपिटल, यानी कि अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल 80,000 है तो जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग में ही कंपनी शेयर होल्डर से 80,000 रुपीज मंगवा ले। कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हो सकता है इनिशियली 40,000 ही मंगवाए और बाकी के 40,000 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए। तो जितनी अमाउंट कंपनी ने मंगवा ली है उस अमाउंट को कहा जाता है पेड अप कैपिटल। इन द बैलेंस शीट ओनली पेड अप कैपिटल इज शोन इन द आउटर कॉलम, यानी कि बैलेंस शीट में जहां पे हम शेयर कैपिटल बताते हैं वहां पे सिर्फ पेड अप कैपिटल की जो है अमाउंट वो दिखाई जाती है, वही बैलेंस शीट में जाती है। अब हम जानते हैं कि ये कैपिटल इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात की कि कंपनी को हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना होता है, तो वो करने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने बिजनेस के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसकी कैपिटल के बारे में ये सारी जानकारी देती है और इसे पब्लिकली इश्यू करती है और कहती है कि ये उनकी कंपनी के बारे में जानकारी है और कंपनी एक्स अमाउंट के रुपए इकट्ठा करना चाहती है, तो वो पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है कि आप आइए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। एक प्राइवेट कंपनी है, वो चूंकि लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट। जैसा कि हमने बात की कि इस प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी होती है उसी पे विश्वास करके लोग जो है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कंट्री में हम चाहते हैं कि लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहें, तो ऐसा माहौल बनाना जरूरी होता है कि कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसमें सही जानकारी हो, वरना लोगों को कंपनी पे विश्वास नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि अगर प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी गलत होती है या इनकम्प्लीट होती है तो उसके लिए जो प्रमोटर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, उनको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये समझने के लिए कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है हम उसका एक सैंपल देखेंगे। यहाँ पे हम एक कंपनी सर्किट सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस देखेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है येलो में हाईलाइट की गई है कि इस कंपनी ने अपने शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए हैं इशू के लिए, और प्राइस बैंड रखा है 30 से 35 रुपीज़, और कुल मिला के तकरीबन 14 करोड़ 85 लाख कंपनी कलेक्ट करना चाहती है। तो जो शेयर की प्राइस डिसाइड होगी उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिसाइड होंगे, इसलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। हम सिर्फ ये टेबल ऑफ कंटेंट अगर हम देखेंगे इसका, तो इसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती है कि इस इशू से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, यानी किस काम के लिए पैसे कंपनी इकट्ठा करना चाहती है, इंडस्ट्री ओवरव्यू यानी कि जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है उसके बारे में, हिस्ट्री एंड कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट के बारे में, प्रमोटर के बारे में, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उसके बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, अगर कोई इम्पोर्टेंट कोर्ट केस पेंडिंग है या कोई मटेरियल डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है तो उसके बारे में, टर्म्स ऑफ इशू क्या होंगे उसके बारे में, ये सारी जानकारियां जो है इसमें दी जाती है। और साथ में ये भी लिखा जाता है कि कुछ मटेरियल यानी कि इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाकर उनको देख सकता है, ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि इस कंपनी का पूरा फंक्शनिंग कैसा है। तो इतने सारे नियम के तहत ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है ताकि कंपनी के बिजनेस से संबंधित सभी जानकारी इन्वेस्टर को मिल सके और वो डिसाइड कर सके कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सेबी। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने सेटअप की है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है यानी कि जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स या दूसरी तरह की जो सिक्योरिटीज है वो लोगों को इश्यू की जाती है या उसका परचेज एंड सेल होता है, उसको रेगुलेट करना, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट की रक्षा की जा सके। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी कंपनी है उसमें हजारों लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसके शेयर्स जो है फ्रीली एक से दूसरे को बेचे जा सकते हैं। तो इन सब प्रोसेस में कोई गड़बड़ न हो उसके लिए सेबी जो है ध्यान रखती है। और सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू कंपनीज टू रेज फंड्स, यानी कि जो अलग अलग तरीके हैं जिनसे कंपनी जो है फंड्स रेज कर सकती है, उन सबको कलेक्टिवली सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सभी सिक्योरिटी वर्ड का ही एक हिस्सा है। सेबी मेक्स रूल्स रिगार्डिंग ऑल इश्यूज पर्टेनिंग टू सिक्योरिटीज एंड इट प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर फॉर इशू, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा। अब हम जानते हैं कि कंपनीज को रेगुलेट क्यों करना चाहिए। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद मैनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। कंपनीज ग्रोथ कंट्रीज ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी देश की ग्रोथ जो है इस बात पे डिपेंड करती है कि उस देश में कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड सेविंग्स ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे हजारों लोग, करोड़ों लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, जिन्हें इन्वेस्ट करना है ताकि वो अपना पैसा बढ़ा सके, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया है, जिन्हें बड़ा बिजनेस चलाना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इन दोनों का जो लिंक है वो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कंपनीज जो हैं अच्छे से कंट्री में चल रही है, कंट्री में ऐसा एनवायरनमेंट है कि कंपनी को जो है ईमानदार तरीके से चलाया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट करने को तैयार रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिलेगा, मौका मिलेगा, तो कंपनीज जो है आगे बढ़ेगी और उसी से देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि कोई भी कंपनी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, कैसे चलती है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब से संबंधित नियम बनाए जाएं
और उन नियमों का जो है अच्छे से पालन किया जाए। और ये काम जो है गवर्नमेंट करती है कानून बना के, ताकि लोगों को कंपनी में ट्रस्ट बना रहे। दोस्तों, हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें आज समझी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन है तो उसे ज़रूर लिखें और लर्निंग पाथ के वीडियो देखते रहें। थैंक यू।